नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा और मेरे साथ मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा इस वक्त मौजूद है। न्यूज रूम लाइव अगले 40 मिनट तक हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे। देश दुनिया की खबरें आपके सामने होंगी, देश से जुड़ी हुई सियासत की और सियासत से साथ साथ मौसम से जुड़ी हुई हर खबर आप तक होगी। सियासत में इस वक्त किस प्रकार से रंगमंच सज रहे हैं, बीएमसी का जो डामाडोल अभी पूरी सियासी डामाडोल नजर आ रहा है वो किस प्रकार आगे बढ़ेगा, बीएमसी में कौन मेयर बनेगा, ये भी आज का सबसे बड़ा सवाल। इसके साथ साथ विदेशों में डोनाल्ड ट्रंप का रवैया क्यों फीका पड़ा, क्यों नर्म हुए डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के लिए और क्यों कहा कि टैरिफ अब नहीं लगाएंगे, ये तमाम चीजें हैं। इसी पर हम आज बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त मुख्य और आज की बड़ी खबरों के साथ, अहम खबरों के साथ। आज की जो पहली बड़ी खबर रहेगी वो ट्रंप से जुड़ी हुई है। ट्रंप ने टैरिफ की धमकी वापस ली है, इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने अब फीका रवैया अपनाना भी शुरू कर दिया। इसके बाद बात करेंगे प्रयागराज की, जहां पर आपको बता दें कि अभी मुक्तेश्वरानंद को दूसरा नोटिस जो है वो जारी हो चुका है। लगातार कुछ दिनों से विवाद जो है वो चल रहा है, जहां पर माघ मेला चल रहा है और इस बीच कई सारे ऐसी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली जो विपक्ष की तरफ से भी थी और साथ ही साथ सरकार को भी आड़े हाथों ये संत समाज लेता हुआ नजर आया था। तो इन तमाम चीजों के हवाले से आपसे बातचीत करेंगे। बात होगी जम्मू कश्मीर की। जम्मू में आज उमर अब्दुल्ला सरकार की कैबिनेट बैठक जारी है। इस कैबिनेट बैठक में क्या क्या फैसले लिए जाएंगे, ये बैठक संपन्न होने के बाद हम आपको बताएंगे। इसके बाद बात करेंगे कांग्रेस की, जहां पर लगातार सरकार पर कई बड़े सवाल उठाती हुई हमेशा नजर आती है और टैरिफ के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से ट्रंप अब पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस हमेशा आगे है सरकार को घेरा में लेने के लिए और इसी तरीके का घेराव एक बार फिर से किया गया है। सरकार को लेकर कई बड़े सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए गए हैं। क्या कुछ वो सवाल है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, क्या कुछ प्रत्यारोप आरोप लगाए जा रहे हैं, तमाम चीजें आपको बताएंगे। साथ ही बात होगी आंध्र प्रदेश की, जहां पर बस हादसा हुआ है। 3 लोग जिंदा जलने की खबर सामने आई है जो बेहद दुखद है, लेकिन बस हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक बार फिर से स्लीपर बस जो है उसने आग पकड़ी, जिसमें 3 लोग जिंदा जलने की खबर आई है। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालेंगे और ये बड़ी खबर आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे से जुड़ी हुई है और टैरिफ वॉर जो लगातार देखने को मिल रही है ट्रंप की तरफ से उससे जुड़ी हुई है। इस बीच आपको बता दें कि ट्रंप अब अपनी धमकी से पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं। यूरोपीय देशों को टैरिफ की धमकी दी थी और इस बीच ग्रीनलैंड पर नाटो चीफ के साथ बातचीत की है, वार्ता की है। आपको बता दें कि ट्रंप ने 8 देशों पर टैरिफ लगाया था, लेकिन अब इन टैरिफ विवाद को लेकर, टैरिफ वॉर को लेकर ट्रंप का रवैया चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। इस पर आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल, हर अंधेरे और उजाले के साथ डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी बदलता है। भारत को लेकर कई रवैये उन्होंने अपनाए पिछले कुछ महीनों में और हर नई सूरज की किरण के साथ उनका नया बयान, और बयान में कुछ अजीबोगरीब चीजें वो रखते हैं। फिलहाल उन्होंने टैरिफ को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही है। यूरोपीय देशों पर जो 8% टैरिफ लगाने का, 8 देशों पर 10% टैरिफ लगाने का फैसला लिया था, उसे वापस लेने की बात की गई है। 1 फरवरी से इस टैरिफ को लगाना था। इसमें कहा गया था कि जो भी ग्रीनलैंड के या ईरान जैसे देशों के समर्थन में उन पर टैरिफ लगाया जाएगा, लेकिन उन्होंने ये बहुत बड़ी बात कही है जिससे यूरोपीय देशों को थोड़ी सी राहत मिली है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि अब 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ नहीं लगाएंगे। ये टैरिफ 1 फरवरी से लागू होने वाला था। ट्रंप ने यह फैसला दावोस में नाटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे के साथ ग्रीनलैंड और आर्कटिक क्षेत्र पर बातचीत के बाद किया। ट्रंप ने कहा है कि दोनों नेताओं ने ग्रीनलैंड और पूरे आर्कटिक क्षेत्र को लेकर भविष्य के सौदे का फ्रेमवर्क तय किया है। इससे अमेरिका और नाटो सदस्यों का फायदा भी होने वाला है। उन्होंने आपको बता दें कि ट्रुथ पर लिखा था कि इस समझ के आधार पर मैं टैरिफ नहीं लगाऊंगा। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे का विरोध करने वाले यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने की भी धमकी दी थी, लेकिन फिलहाल उसे वापस लिया है। लेकिन मैंने कहा ना कि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी अपना सुर, अपना रुख बदल सकते हैं। ये विदेश नीति है और अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी भी उन्होंने अपनाई है। अमेरिका को जितना ज्यादा फायदा हो सके उतना ज्यादा वो कदम उठा रहे हैं, जिससे किसी को नुकसान भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही वजह है कि पिछले कई महीनों से उन्होंने कई देशों पर टैरिफ इंपोज किया, जिसमें भारत भी उसमें शामिल है। भारत पर 50% टैरिफ लगाए, ब्राजील जैसे देशों पर 50% टैरिफ है, चीन जैसे देशों पर 50% टैरिफ है। तो ये तमाम ऐसे देश हैं जहां पर टैरिफ से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को फायदा पहुंचाने की बहुत बड़ी बातें भी और दावे भी बहुत बार किए हैं। लेकिन अब जबकि नाटो चीफ के साथ उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो नाटो के चीफ के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों पर वो टैरिफ नहीं लगाएंगे जो 1 फरवरी से लगना था।
ये कुल मिलाकर इस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर में या जियो पॉलिटिक्स में एक सबसे बड़ी राहत की खबर है। और जो इकोनॉमिकल जो एक चेन पूरी दुनिया में या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बढ़ता है, उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर राहत की खबर है। और जो पैसा शेयर मार्केट में लगता है या जो पैसा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगता है, उनको कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मिली है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको पूरी जानकारी इस हवाले से दे दें, जहां पर आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये तमाम चीजें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की है और यहाँ पर कई यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की अपनी धमकी को वापस ले लिया है। उन्होंने इसके पीछे आर्कटिक सुरक्षा पर नाटो के साथ एक नए फ्रेमवर्क को लेकर हवाला दिया है और इन तमाम चीजों को लेते हुए अपनी धमकी वापस लेने की बात भी उन्होंने कही है। आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा है कि नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे के साथ उनकी बातचीत हुई और ये मीटिंग काफी ज्यादा उनके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्टिव थी, जिसमें आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इस मीटिंग के आधार पर हमने ग्रीनलैंड और वास्तव में पूरे जो आर्कटिक क्षेत्र है उस संबंध में भविष्य के समझौते को लेकर, आगे के फ्रेमवर्क को लेकर कि भविष्य में ये टैरिफ लगाकर क्या कुछ तस्वीरें रहेंगी, क्या ये ग्लोबल लेवल पर सही है नहीं है। क्योंकि ट्रंप की अगर बात करें, जहां पर बात मनमानी है वहां पर टैरिफ का हवाला ट्रंप की तरफ से दिया जाता है, वहां पर धमकी दी जाती है टैरिफ को लेकर। लेकिन ट्रंप को भी ये चीज समझनी होगी कि अगर अमेरिका ग्लोबली चाहता है कि उसकी जो अपनी कमांड है या फिर जो एक संबंध है ग्लोबली वो तमाम देशों के साथ बने रहे, तो ये धमकी, ये टैरिफ वॉर कहीं ना कहीं काम भविष्य में नहीं आने वाली है। जिसके चलते नाटो के अगर बात की जाए चीफ के साथ उनकी बातचीत हुई है, मीटिंग हुई है और इसमें अब ये धमकी या ये कह सकते हैं कि जो टैरिफ वॉर का हवाला दिया था कि 1 फरवरी से लागू कर देंगे, वो वापस ले लिया गया। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है और भी कई सारे बयान उन्होंने दिए हैं। भारत को लेकर भी बयान दिया है या कोई संकेत इनडायरेक्टली उन्होंने दिए हैं व्यापार को लेकर, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन आगे वो कब क्या करेंगे इस पर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। कब कौन सा बयान देंगे और कब कौन सा कदम उठाएंगे, ये भी अभी तक साफ नहीं है। अब बात होगी प्रयागराज की, जहां पर अवमुक्तेश्वरानंद को फिर चेतावनी दी गई है और माघ मेले से बैन करने की धमकी दी थी। आपको बताना चाहेंगे प्रशासन ने अवमुक्तेश्वरानंद को दूसरा नोटिस भेजा, कहा आपके कृत्य से व्यवस्था छिन्न भिन्न हुई है जो आपने किया है और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अथॉरिटीज की तरफ से उन्हें पहला नोटिस दिया गया था। उन्हें कहा गया था कि आप प्रूव कीजिए कि आप ही अवमुक्तेश्वरानंद, आप ही शंकराचार्य हैं जो वो दावा कर रहे हैं। हालांकि मामला जो है वो लीगल है, सुप्रीम कोर्ट में। प्रयागराज में स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच विवाद बढ़ गया है। प्रशासन ने अवमुक्तेश्वरानंद को 48 घंटे के अंदर दूसरा नोटिस भेजा है। यहाँ पर अवमुक्तेश्वरानंद की मीडिया प्रभारी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि नोटिस में लिखा है कि आपको मेले से हमेशा के लिए प्रतिबंधित क्यों न कर दिया जाए। मौनी अमावस्या के दिन आपने इमरजेंसी के लिए रिजर्व पांटून पुल पर लगा बैरियर तोड़ दिया था। बिना अनुमति के बग्घे के साथ संगम की ओर जाने की कोशिश की। उस वक्त संगम में बहुत ज्यादा भीड़ भी थी और इससे भगदड़ का खतरा भी पैदा हो वहीं गया। आपके कृत्य से व्यवस्था छिन्न भिन्न हुई। अगर 24 घंटे के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो शंकराचार्य की संस्था को दी गई जमीन और सुविधाएं रद्द की जाएंगी। और इसके अलावा प्रशासन ने मेले में खुद को शंकराचार्य बताकर बोर्ड लगाने पर भी आपत्ति जताई थी। और आज तक शंकराचार्य जो हैं या जो अवमुक्तेश्वरानंद हैं वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि मेरे साथ बदसलूकी हुई, मेरे साथ प्रशासन ने सही रवैया नहीं किया। कई सारे ऐसे साधु संत हैं जो उनके समर्थन में हैं, लेकिन कुछ संतों ने उनके विरोध में भी बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, कोई भी रथ पर सवार होकर घाट तक नहीं जा सकता, ऐसा कोई नियम नहीं है। आम लोगों की तरह आपको भी वहां तक जाना होगा, वहां पर आपको स्नान करना होगा। वो अभी डटे हुए हैं वहां पर। विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने इस पर बयान दिया है और कहा है कि बीजेपी सरकार जो सनातन धर्म का ढोल पीटती है वही सनातनियों का अपमान कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ अवमुक्तेश्वरानंद जो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि मैं शंकराचार्य हूं, मामला लीगल है, लीगल प्रोसेस इसमें चल रहा है। इस पर नोटिस थमाया गया है। पहला नोटिस दिया, अब दूसरा नोटिस भी दे दिया कि जल्द से जल्द ये बताइए। नोटिस के बाद 48 घंटे आपके सामने समय है और उन 48 घंटों के भीतर आप समय दीजिए, नहीं तो आपको बैन कर दिया जाएगा, आप स्नान भी नहीं कर पाएंगे। तो ये पूरा मामला गरमाता हुआ जा रहा है।
बिल्कुल, इस मामले में आपको बता दें कि स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद ने इस नोटिस के संबंध में जब पूछा, अगर बात की जाए मेला अथॉरिटीज की, उन्होंने ये नोटिस भेजा तो ये कहीं ना कहीं हक्के बक्के रह गए हैं, क्योंकि अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या आप शंकराचार्य है, सच में है या नहीं है। इन तमाम चीजों को लेकर सवाल जो है वो मेला अथॉरिटी की तरफ से किए जा रहे हैं, जिससे मुश्किलें जो है अब मुक्तेश्वरानंद की बढ़ती हुई नजर आ रही है। के रहमान हमारे संवाददाता प्रयागराज से लगातार बने हुए हैं और पिछले कई दिनों से अपडेट भी दे रहे हैं। आप रहमान, जरा बताइए, अवमुक्तेश्वरानंद को जो लेकर विवाद है वो लगातार बढ़ रहा है, बयानबाजी भी हो रही है और राजनीतिक माहौल भी काफी गर्म हो गया है। जिस तरह से मेला प्रशासन ने उन्हें 48 घंटे की नोटिस दी है, उस पर कहीं ना कहीं विवाद बढ़ता जा रहा है। लगातार स्वामी अपने स्थान पर बैठे हैं और मेला प्रशासन बार बार नोटिस दे रहा है। नोटिस का जवाब उन्होंने पहली नोटिस का दे दिया था, दूसरी नोटिस दी गई है 48 घंटे, अन्यथा उनको सारी सुविधा से वंचित कर दिया जाएगा। यह मेला प्रशासन ने बहुत सख्त कदम उठाया है। इसको लेकर साधुओं में जहां आक्रोश भी है, वहीं कहीं इनको समर्थन भी मिल रहा है, तो कहीं साधु विरोध भी कर रहे हैं। रहमान, यहाँ सवाल ये है कि अगर हम माघ मेले की बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से भीड़ देखने को मिल रही है, उसके बाद तमाम चीजें, नियमों का उल्लंघन करना, क्योंकि साधु संतों के लिए क्लियर कट एक ना एक व्यवस्था अलग से की जाती है आम जनता से हटकर। उसके बावजूद अगर अब बात की जाए अवमुक्तेश्वरानंद की, तो यहाँ पर अगर दूसरे नोटिस की बात आती है तो वो अवाक रहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर सच में वो शंकराचार्य है तो उनके लिए इतनी मुश्किलें नहीं होंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और ये प्रूफ नहीं कर पाए तो बहुत सी चीजें खराब होगी, चाहे साधु संत समाज की हो या फिर यहाँ पर बाकी चीजों को लेकर जो एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से नियमों का उल्लंघन करना। देखिए, कहीं ना कहीं साधु इस बात को मान रहे हैं कि उल्लंघन हुआ है, लेकिन जिस तरह से वो अड़े हुए हैं और इस बात को वो अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, वो केवल इस बात के लिए कह रहे हैं कि मुझे स्नान कराया जाए। स्नान को लेके वो अड़े हैं, लेकिन मेला प्रशासन भी अड़ा हुआ है और मेला प्रशासन जिस तरह से अपना कड़ा रुख अख्तियार किया है, कहीं ना कहीं इनके लिए दिक्कत कर सकता है। इसलिए कि संत समाज भी बटा हुआ दिख रहा है, इनके पक्ष में भी है और विपक्ष में भी है। मेला जिस तरह से चल रहा है उस तरह से कल स्नान है, स्नान पर्व पर कल भीड़ ज्यादा होगी, इसलिए प्रशासन किसी प्रकार की दिक्कत न हो इसके लेकर 48 घंटे का इनको समय दिया है। बिल्कुल रहमान, संतों का कार्य जहां संत या साधु संत होना या समाज के प्रति कार्य करना, समाज के लिए या अपने धर्म के प्रति जागरूक करना, लोगों के बीच तक एक सकारात्मक संदेश पहुंचाना है, तो वहीं पर संतों के बीच अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। तो कुल मिलाकर इसे कहा जा सकता है कि ये संतों की सियासत भी हो रही है। जैसे आपने कहा कि दो अलग अलग धड़े बन गए हैं, एक पक्ष का और एक विपक्ष का धड़ा बन गया है। बिल्कुल, जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव उनसे सीधे फोन पर बात की, इससे लग रहा है, और कई विपक्षी नेता अजय राय कांग्रेस पार्टी से जिस तरह से उनको समर्थन दे रहे हैं, कहीं ना कहीं विपक्ष उनके साथ है और सत्ता पक्ष के लोग यह चाह रहे हैं कि इस तरह की राजनीति न हो, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है। संतों के बीच अब दो धड़ हो चुका है और राजनीति हो रही है। लेकिन रहमान, अगर हम बात करें, सनातन धर्म की आस्था को हम जबरदस्ती से नहीं जोड़ा जा सकता। यहाँ पर अगर ये जिद अड़ी हुई है अवमुक्तेश्वरानंद की कि वो स्नान चाहते हैं, तो उन्हें पहले ही प्रोटोकॉल्स का फॉलो कर लेना चाहिए था। बैरियर तोड़ना, उसके बाद भीड़ में घुसना, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं खिलाफ जाती है। अगर ना चाहते हुए भी कोई हादसा होता, वहां पर संत समाज को नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम किया जाता। ये भी एक माइंडसेट है। और पहले भी कुंभ मेले में हमने इस तरीके की हरकतें देखी है, इस तरीके की भगदड़ बची थी जहां पर काफी नुकसान हुआ था। देखिए, जिस जगह ये स्नान करने जा रहे थे उसी जगह संगम नोट पे पिछली बार भगदड़ हुई थी महाकुंभ में। इसीलिए प्रशासन ने पूरी सख्ती, हम बार बार इस बात को बता रहे थे, एक एक दिन की रिपोर्टिंग कर रहे थे कि भीड़ ज्यादा है और प्रशासन बहुत सख्त है, कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं है, कोई भी किसी तरह का, एक सामान्य स्नान था, इसलिए उनको भी सामान्य की तरह जाना चाहिए।
परंतु वो सामान्य की तरह नहीं गए, इसलिए प्रशासन ने अपनी शक्ति दिखाई है। ठीक है रहमान, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और यहाँ पर ये मुद्दा बहुत ज्यादा अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि माघ मेले की अगर बात करें, भगदड़ सबसे बड़ा मुद्दा था कुंभ मेले के वक्त, जिसके बाद कई बड़े सवाल खड़े हुए थे, चाहे सरकार पर हो या एडमिनिस्ट्रेशन पर। अब संत समाज को भी ये चीज समझनी होगी कि सनातन धर्म एक तरफ और जिद और जबरदस्ती एक तरफ। आगे बढ़ेंगे जहां पर जम्मू कश्मीर के हवाले से बात होगी, और आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला सरकार की कैबिनेट बैठक जारी है। इस बीच जम्मू सिविल सचिवालय में ये बैठक चल रही है, और बजट जो कि आने वाला है उसकी तैयारियों को लेकर चर्चा जो है वो तमाम की जा रही है। बिल्कुल, मीटिंग में बजट को अंतिम रूप दिया जाएगा। बजट का प्रारूप और बजट का खाका कैसे तैयार करना है उसको लेकर अहम मीटिंग हो रही है। इस बैठक में उमर अब्दुल्ला सरकार के सभी मंत्री शामिल हैं, और बैठक 2 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र की तैयारी को लेकर भी चल रही है। बजट सत्र पूरा चलाना है और साथ साथ में बजट को भी पेश करना है, और बजट पेश करना है तो वो संतुलित बजट होना चाहिए पूरे जम्मू कश्मीर को लेकर, क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर हमेशा से पहले भेदभाव की राजनीति या भेदभाव की बातें भी हुई हैं। जम्मू को अलग और कश्मीर को अलग नजरिए से देखा जाता है राजनीतिक तौर पर, और इसका प्रभाव सामाजिक तौर पर भी पड़ता है। यानी लोगों में भी, राजनेता अगर दोनों संभागों को अलग देखते हैं तो उससे समाज में भी इम्पैक्ट पड़ता है। लोग भी अपने आप को सोचते हैं कि मैं जम्मू और दूसरा कश्मीर से है। तो ये संतुलन सरकार को बनाए रखना है, बजट में प्रारूप उसी हिसाब से तैयार करना है, हर सेक्टर में मजबूती के साथ कदम उठाना है, चाहे वो उद्योग का हो, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हो, छोटी छोटी इकाइयाँ हों, उन तमाम चीज़ों को लेकर कैसे इसमें किन किन चीज़ों को शामिल करना है। उसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम क्षेत्र हैं, हर क्षेत्र में सरकार को ध्यान में रखते हुए बजट को तैयार करना है। उसी पर ये खास मीटिंग आज हो रही है। बिल्कुल, यहाँ पर यही बड़ा सवाल है। जिस तरीके से शीतल ने भी कहा कि जम्मू और कश्मीर को बजट में क्या दिया जाए, क्या कुछ दिया जाएगा, तो जनता भी इस चीज को लेकर सहमत होगी। और बड़ी बात है कि बैलेंस दोनों जगहों का क्रिएट करना सबसे बड़ा चैलेंज सरकार के लिए हमेशा देखने को मिलता है, क्योंकि कई बड़े सवाल होते हैं कि जम्मू को क्या मिला, कश्मीर को क्या मिला। तो ये तमाम चीजें इस बैठक में अब क्लियर की जाएंगी, और हो सकता है कि इस बार जो उम्मीद जताई जा रही है वैसा ही बजट निकले। लेकिन बड़ी बात है कि सत्र की बात करें, चाहे विधानसभा सत्र में बातचीत करनी हो, मुद्दों पर बातचीत करनी हो, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयां सरकार में और साथ ही साथ विपक्ष में देखने को मिलती है, जिसके चलते जनता खाली हाथ रह जाती है। लेकिन अब इस बजट में किस डिपार्टमेंट को क्या कुछ दिया जाएगा, कितना दिया जाना है, ताकि जो नुकसान जम्मू कश्मीर ने झेला है, या फिर जो चीजें जिसमें काफी ज्यादा पीछे विभाग चल रहे हैं, उनमें क्या कुछ दिया जाए ताकि वो आगे बढ़े और जम्मू कश्मीर की तरक्की हो। इन तमाम चीजों को लेकर एक पूरा फ्रेमवर्क, एक बजट प्लान जो है वो सरकार तैयार करती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, देखिए, इससे पहले भी लगातार 3 दिन तक मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के द्वारा अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई है और बजट की तैयारी भी की गई है। उस मीटिंग के बाद अब इस कैबिनेट में बजट को लेकर अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, और नजरें जम्मू कश्मीर के लोगों की इस बजट पर रहेंगी और उससे पहले सरकार पर रहेंगी। हालांकि सरकार कई बार ये पल्ला झाड़ती हुई नजर आई है चुनाव के बाद कि हमारे पास कोई ताकत नहीं, कोई शक्तियां नहीं है, पावर नहीं है, जो भी है वो एलजी के पास है, एलजी प्रशासन के पास है। वो एक दुविधा लोगों में पैदा करने की कोशिश जो हो रही है, उस वजह से लोगों के काम जो है वो सही ढंग से नहीं हो पा रहे हैं, कई काम रुके पड़े हैं। तो ऐसे में अब ये बजट और बजट के साथ साथ प्रशासन के साथ तालमेल, विभागों के साथ तालमेल, क्योंकि जो सिविल जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो प्रशासन के अंतर्गत काम करते हैं, लेकिन बजट को तैयार करना, उन तमाम विभागों के साथ मेलजोल बनाना, समन्वय तैयार करना और उसके बाद उनकी मांगों को मानना, ये हर चुनौती इस वक्त सरकार के पास रहेगी। शिल्पा शर्मा है हमारी संवाददाता, इस खास खबर पर आवाज से जुड़ी हुई हैं। शिल्पा, जम्मू कश्मीर का बजट सत्र और बजट सत्र के साथ साथ उस बजट पर भी नजरें होंगी जो बजट सरकार की तरफ से पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए, सीएम उमर अब्दुल्ला के द्वारा आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और करीबन सुबह 10 बजे ये बैठक की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, बैठक बेहद अहम है क्योंकि 6 फरवरी को जो है वो बजट पेश किया जाना है, जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया जाएगा, और इससे पहले ये प्री बजट कैबिनेट बैठक जो है वो इस समय की जा रही है। लेकिन तमाम चीजों को लेकर डिस्कस किया जा रहा है, चर्चा किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी सीएम उमर अब्दुल्ला के द्वारा जो है वो 3 दिन लगातार जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ जो है वो चर्चा की गई, बैठक की गई,
कि अगर डिपार्टमेंट के में किसी प्रकार की कोई कमी है या फिर कोई सुझाव जो है वो देना चाहता है, तो लेकर तमाम 3 दिन जो है वो लगातार बैठक की गई थी। अब देखिए ये बैठक बेहद ही अहम मानी जा रही है, क्योंकि ये प्री बजट बैठक है, तो इसमें क्या कुछ जो है यानी कि बजट के दौरान जो है वो क्या कुछ पेश किया जाएगा, जम्मू कश्मीर की आम जनता को किस प्रकार से जो है वो खुश किया जाएगा, तो इन तमाम चीजों को लेकर इस समय चर्चा की जा रही है। और करीबन अब देखिए 1 घंटा अभी तक बीत चुका है और अभी भी ये बैठक जो है वो जारी है और तमाम चीजों को लेकर इस समय चर्चा की जा रही है। देखिए ऑपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो ऑपोजिशन इस समय पूरी तरीके से तैयार है कि किस प्रकार से घेरना है, क्योंकि जब ऑपोजिशन का ये भी कहना है कि जब बजट जो है यानी कि 2025 साल में जब बजट पेश किया गया था, तो उसको लेकर भी कई सारे सवाल जो है वो इस बजट में जो है वो उठाए जाएंगे, ये ऑपोजिशन का कहना है। तो ऑपोजिशन भी पूरी तरीके से तैयार है कि जब जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया जाएगा तो किस प्रकार से जम्मू कश्मीर की आम जनता को क्या कुछ मिलता है, क्योंकि खासतौर पर देखिए जम्मू की आम जनता को, जम्मू संभाग की आम जनता को क्या मिलता है, इस पर जो है वो कहीं ना कहीं ऑपोजिशन की खास नजर रहेगी। इस समय सियासत जो है वो गरमाई हुई है, एक तो डिविजनल स्टेटस को लेकर चिनाब वैली और इसी के साथ पीर पंजाल के जिस प्रकार से अलग करने की मांग की जा रही है, डिवीजन अलग की मांग की जा रही है, जम्मू को कश्मीर से अलग करने की जो है वो मांग की जा रही है, तो इन तमाम चीजों को लेकर इस समय सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है, तो अपोजिशन भी पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन शिल्पा यहाँ पर बड़ी बात तो ये भी है ना कि अगर जम्मू कश्मीर को अलग करने की बात आ रही है, लेकिन उससे पहले जो जम्मू कश्मीर की आवाम झेल रही है, चाहे विभागों की बात की जाए, खुद अगर बात करें डिप्यूटी सीएम बार बार कई विभागों का दौरा कर चुके हैं, कई कमियां पाई गई है, तो उन्हें तो इस बार ध्यान से देखना होगा कि जम्मू और कश्मीर के बीच बैलेंस क्रिएट हो, जो चीज कश्मीर के पास जा रही है उतनी ही जम्मू के पास आए, क्योंकि इस बार आप देख सकते हैं दरबार मूव भी हुआ है, तमाम चीजें वापस से रिवाइंड हुई है। देखिए जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ये खास तौर पर ध्यान रख रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव ना हो, क्योंकि जब देखिए सरकार बनी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो तब साफ तौर पर कहा गया था कि किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, जितना कश्मीर को दिया जाएगा उतना ही जम्मू की आम जनता को, जम्मू संभाग की आम जनता को भी दिया जाएगा। तो देखिए ये बेहद चैलेंजिंग भी रहने वाला है, क्योंकि हर किसी की नजरें जो है उस बजट पे रहेंगी कि क्या कुछ दिया जाएगा। तो सीएम उमर अब्दुल्ला के द्वारा ये साफ तौर पर ध्यान रखा जा रहा है कि कश्मीर को जितना दिया जाएगा उतना ही आम जनता, जम्मू की आम जनता को भी दिया जाएगा। तो ये बैठक बेहद ही अहम मानी जा रही है, तमाम चीजों को लेकर चर्चा की जाएगी। अगर कुछ कमी पेशी हो रही है तो उसको भी चर्चा जो है वो इस समय की जा रही है कि क्या कुछ जो है यानी कि बजट में और क्या कुछ जो है वो लाना चाहिए, जिसके चलते आम जनता को जो है वो खुश किया जाए, या फिर डिपार्टमेंट में किस प्रकार की कमी है, तो तमाम चीजों को लेकर सुझाव इस समय कैबिनेट के मंत्री दे रहे हैं और इस समय जो है वो डिस्कशन जो है वो की जा रही है। चलिए ठीक है शिल्पा, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी के लिए। शिल्पा शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई थी सिविल सेक्रेटरीट से, उन्होंने तस्वीरें भी दिखाई जो हलचल वहां पर इस वक्त हो रही है। बहुत जल्द बजट भी आएगा और बजट भी तय करेगा कि आखिर जम्मू कश्मीर की जो 2026 और 27 की रूपरेखा है वो किस तरफ जाने वाली है। आगे बढ़ते हैं बात गणतंत्र दिवस की, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हुए हैं। गणतंत्र दिवस को लेकर कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। जम्मू कश्मीर से सुरक्षाकर्मी अलर्ट मोड पर हैं और न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरा उत्तर भारत का जो इलाका है और जो बॉर्डर से जुड़े हुए इलाके हैं, पंजाब हरियाणा से लेकर दिल्ली तक, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सबसे बड़ा कार्यक्रम आयोजित होता है और सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र राजधानी दिल्ली। ऐसे में दिल्ली में या लाल किला के सामने जो विस्फोट हुआ था, उस विस्फोट होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था लगातार कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां बिल्कुल चाक चौबंद है और जो आंतरिक सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा और बहुत बड़ी चुनौती है, उस पर जो है वो तय की कोई खलबली ना हो और जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो बिल्कुल यहाँ पर गणतंत्र दिवस को लेकर पूरी तैयारियां जो है देश भर में देखने को मिल रही है। एक तरफ राजधानी दिल्ली की बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां कर्तव्य पथ पर रिहर्सल चल रही है। वहां जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के हवाले से बात करें तो चप्पे चप्पे पर निगरानी, हर आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। साथ ही साथ जहाँ पर कार्यक्रम होने वाले हैं उन तमाम स्टेडियम्स में पूरे तरीके से डॉग स्क्वाड हो, बॉम्ब स्क्वाड हो, इन तमाम जो टीम्स हैं उनको तैनात किया गया है। रोजाना दिन रात जो है वो चेकिंग की जा रही है, 24 घंटे पैनी नजर रखी जा रही है, ताकि सुरक्षा के हवाले से, चाहे राजधानी दिल्ली की बात करें तो कुछ समय पहले जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ उसके बाद और ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है, और ज्यादा निगरानी और ज्यादा सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर है। इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, हमेशा से एक हॉटस्पॉट जो है वो माना जाता है और इस बीच लगातार इन तैयारियों में बैठक और
चर्चाएं देखने को मिल रही हैं और इस बीच किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा बल तैयार है। हालांकि अगर गणतंत्र दिवस की बात की जाए तो पहले से ही 1 महीना पहले ही तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई थी, लेकिन अब कुछ दिन शेष बचे हैं जिसको लेकर और ज्यादा तेज और ज्यादा अलर्ट मोड पर सुरक्षा बल नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कुछ चुनौतियां हैं। एक तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कई सारे आतंकवादी अभी भी जम्मू कश्मीर में सक्रिय, जो बिल्कुल एक्टिव मोड में हैं और वो इन्फिल्ट्रेट करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी जो चुनौती है वो आंतरिक सुरक्षा या फिर OGWs का सक्रिय होना, स्लीपर सेल्स का सक्रिय होना, और तीसरी सबसे बड़ी चुनौती बॉर्डर्स पर ड्रोन की गतिविधियां और सीज फायर को भी तोड़ा गया है। तो ये कुछ चुनौतियां रहने वाली हैं। 26 जनवरी की तकरीबात और उसी को मद्देनजर रखते हुए 3 टायर सिक्योरिटी वादी कश्मीर में लगा दी गई है। आपको बताते चले चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, जबकि एक बड़ी सेलिब्रेशन के साथ एक बड़ी तकरीब जी हां 26 जनवरी के मौके पर जी हां बक्सी स्टेडियम में अंजाम दी जाएगी, जहां पर परचम कुमाई होगी। फिलहाल खासतौर पर अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर, इस वक्त चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। गाड़ियों की चेकिंग, फ्रिस्किंग के मामला जो है वो अंजाम दिए जा रहे हैं। आपको बताते चले जी हां स्नाइपर्स, स्पेशली स्क्वाड और इसके साथ साथ ड्रोन से सर्वेलेंस की जा रही है। CCTV कैमरा से भी नजर रखी जा रही है ताकि जी हाँ कोई भी गड़बड़ जो है वो पेश ना आए। खासतौर पर आपको बताते चले जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF का जो अमला है वो शहरी श्रीनगर के अलग अलग जी हाँ कॉर्नर स्पॉट्स पे मौजूद है, जहां पर गाड़ियों की चेकिंग, शिनाख्त कार्ड जी हाँ बाज़ाब्ता तौर पर चेक किए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि 26 जनवरी के मौके पर जी हाँ इस वक्त जी हाँ सिक्योरिटी जो है वो पूरे शहर में अलर्ट है, ताकि वादी कश्मीर में इतने बड़ी सेलिब्रेशन और जश्न के साथ कोई भी गड़बड़ सामने नजर ना आए। वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर, कश्मीर। इरशाद भट्ट है हमारे साथ बारामुल्ला से, हमारे संवाददाता। इरशाद से जानकारी लेंगे। इरशाद, 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस बहुत नज़दीक है, कुछ दिन बचे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जम्मू कश्मीर के लिए सुरक्षा व्यवस्था कायम रखना और किसी भी तरह कोई दिक्कत ना हो, लॉ एंड ऑर्डर या बाकी अन्य चीज़ें हों, ये तमाम चुनौतियाँ हैं। उस आपके इलाके में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है और कैसे वहाँ पर चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो? देखिए, बिल्कुल अगर डिस्ट्रिक्ट बारामूला के हवाले से बात करें, यहाँ पे तमाम तर इंतजाम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल किए जा रहे हैं। चाहे यहाँ पे 26 जनवरी के हवाले से बात करें, क्योंकि देखा जाए लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर मैदानी इलाकों में जो है इस वक्त सिक्योरिटी अमले जो है वो तैनात किए गए हैं। खुसूसन नेशनल हाईवे के हवाले से बात करें, इस वक्त हम कनिस्पुरा के करालहार के इलाके में मौजूद है। यहाँ पे हर हमेशा नाका रहता है और इस नाके को जो है यहाँ पे टाइट किया गया, यानी कि जो राहगीर आते हैं श्रीनगर से, जो गाड़ियों में आते हैं, उनकी बाज़ाब्ता तौर पर जो है यहाँ पे चेक की जाती है, यानी कि गाड़ियों की तलाशी जो है वो ली जा रही है। इसके साथ साथ शनाख्ती कार्ड जो है वो चेक किए जाते हैं। खुसूसन देखा जाए जब यहाँ पे 26 जनवरी की तकरीबात होती है या 15 अगस्त की तकरीबात होती है, उसके चलते जो है यहाँ पे तमाम तर सिक्योरिटी एजेंसियां जो है वो मुतहरिक नजर आ रही हैं। यानी कि देखा जाए इंतजाम के हवाले से बात करें, क्योंकि खुसूसन जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला मेगा शर्फा के साथ हमारी कल बात हुई तो उनका ये कहना है कि तमाम तर इंतजाम से जो है वो किए गए हैं। सबसे बड़ी तकरीब जो है वो शौकत अली स्टेडियम में जो है अब होने वाली है, क्योंकि वहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद डार जो है परेड पे सलामी लेंगे और उसके बाद जो है रंगारंग प्रोग्राम भी इनेकाद किए जाएंगे। खुसूसन देखा जाए आज के इस दिन के हवाले से बात करें, क्योंकि मौसम भी नासाजगार है, क्योंकि देखा जाए अब आने वाले वक्त की बाद ही पता चलेगा किस तरीके का मौसम यहाँ पे रहेगा, किस तरीके की बर्फबारी या बारिशें होगी। और उसके चलते अगर देखा जाए इस 26 जनवरी के हवाले से बात करें, यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे ये जो CRPF के जो अमले है, यानी कि इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, OKFS या दीगर जो SOG या फौज के हवाले से बात करें, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जगहों पे जो है नाके लगाए गए। खुसूसन करालहार के इस मुकाम के हवाले से बात करें, खुशबाग हो या इसके साथ साथ खानपुरा या रफियाबाद के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, या इसके साथ साथ पटन या टंगमरग या पूरे नॉर्थ कश्मीर इलाकों की बात करें, जहाँ पे तमाम तर इंतजाम जो है वो मुकम्मल किए गए हैं। सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी अमले जो है वो चाक चौबंद है, ताकि
यहाँ पे जो है नाखुशगवार वाक़ा रोनमा पेश न आए, और इसके चलते यहाँ पे पूरी तरह से जो है मॉनिटर किया जाता है। डीआईजी नॉर्थ कश्मीर, एसएसबी बारामूला, एसएसबी सोपोर, यानी कि पूरे जिले में जो है इस वक्त सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट पे है। क्योंकि देखा जाए ये भी खबर आ रही है सूत्र के मुताबिक, जो लॉन्चिंग पैड्स हैं वहाँ पे तकरीबन 100 से ज्यादा जो मिलिटेंट्स हैं जो इस बार आने की फिराक में है। जो ही वो यहाँ के और आएंगे और उनको बाज़ाब्ता तौर पर जो है यहाँ पे फौज जो है वो बॉर्डर्स के इलाके में लगे हुए हैं, वो बाकायदा तौर पर जो है वहाँ पे निगरानी कर रहे हैं। यानी कि जब वो यहाँ पे आएंगे और उसके बाद जो है उनको बाकायदा तौर पर जो है न्यूट्रलाइज जो है वो किया जाएगा। यानी कि पूरी तरह से जो है सिक्योरिटी दस्ते, खुसूसन देखा जाए यहाँ पे राष्ट्रीय राइफल्स हो या दीगर पैरामिलिट्री फोर्सेस के हवाले से बात करें, यहाँ पे स्नैपर डागों के हवाले से बात करें, या इसके साथ साथ ड्रोन कैमरा जो है वो भी यहाँ पे बाकायदा तौर पर उनके तहत जो है निगरानी रखी जाती है। सीसीटीवी कैमरा जो सर्वेलेंस है उनके तहत जो है पूरी तरह से जो है यहाँ पे खबर जो है वो रखी जाती है, कौन आया है कौन गया है। और पूरी तरह से जो है यहाँ पे अलग अलग नाकों के हवाले से बात करें जहाँ पे सिक्योरिटी दस्ते जो है वो तैनात किए गए। ये जो तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह की तलाशी यहाँ पे दी जाती है। जो श्रीनगर से गाड़ियां आती जाती हैं, यानी कि इसके साथ साथ चाहे हम सोपोर के इलाके की बात करें या सरहदी कस्बा उड़ी जिनको जाना हो, और बाज़ाब्ता तौर पर जो है यहाँ पे सिक्योरिटी दस्ते जो है वो तैनात किए गए हैं। चाहे हम यहाँ पे रेलवे स्टेशन के हवाले से बात करें, ये जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ से बाकायदा तौर पर जो है रेलवे स्टेशन की ओर जाता है, और वहाँ पे भी पूरी तरह से जो है सिक्योरिटी दस्ते जो है वो तैनात किए गए हैं ताकि यहाँ पे राहगीरों को जो है मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े। 26 जनवरी की जो तकरीब है वो अच्छी तरीके से यहाँ पे इनेकाद हो। यानी कि देखा जाए पूरी तरह से जो है यहाँ पे मॉनिटर किया जाता है। अब बाकायदा तौर पर 24 जनवरी के दिन जो है यहाँ पे जो है झंडा जो है वो लहरा जाएगा। उसके बाद जो है अलग अलग मुकामात पे जो है उस तरह की तकरीबात जो है वो अब होने वाली हैं। फिलहाल के तौर पर तमाम तर इंतजाम जो है वो मुकम्मल किए गए हैं। चाहे हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या फौज, सीआरपीएफ, तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां जो है इस वक्त भी अलर्ट नजर आ रही है। ये तमाम अपडेट के लिए इरशाद ने ग्राउंड से तस्वीरें भी दिखाई और सुरक्षा को लेकर ये तमाम चीज़ें वहाँ से साझा की कि आखिर वहाँ पर क्या है। जम्मू से बड़ी खबर, जम्मू में इस वक्त अखनूर में सुरक्षा बलों ने बड़ा अभियान चलाया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू से आ रही है। अखनूर सेक्टर में भी संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद ये अभियान शुरू कर दिया है। और देखिए समा इलाके में 2 से 3 संदिग्ध देखे जाने की खबर सामने आ रही है, जहां पर नदी नाले और जंगली इलाकों को खंगाल रहे जवान, संयुक्त रूप से पुलिस और तमाम जितने भी जवान हैं वो वहां पर ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो ये जम्मू का सेक्टर है अखनूर का, जहां पर सुरक्षा बलों ने एक बार फिर से ये अभियान चलाए। तो बिल्कुल आपको बता दें कि यहाँ पर ये बड़ी खबर है इस वक्त की, जहां पर 2 से 3 संदिग्ध जो है वो अखनूर में देखने को मिले हैं। उसके बाद आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर ये फिलहाल अभियान जो है वो चलाया गया है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि सुबह सवेरे ये देखे गए हैं। और अखनूर एलओसी के सुंगल समा इलाके में ये 2 से 3 संदिग्ध देखे गए हैं, जिसके बाद पुलिस और एसओजी ने वहां पर बड़ा तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। आपको बता दें जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी के जवान नदी नाले और जंगली इलाकों को खंगाल रहे हैं, और साथ ही साथ सुरक्षा बल लोगों के घर घर जाकर लोगों के घरों की तलाशी भी ले रहे हैं ताकि संदिग्ध लोगों की पहचान की जा सके। ये अब एक बहुत बड़ा मेजर सिक्योरिटी चैलेंज गणतंत्र दिवस से कुछ दिन पहले देखने को मिल रहा है, जहां पर लगातार संदिग्ध लोग देखे जा रहे हैं, चाहे ड्रोन गतिविधियां हो या फिर बाकी तमाम चीजें हो। इसको लेकर अब बहुत ज्यादा सतर्क रहना जरूरी है। जिस तरीके से हमारे संवाददाता इरशाद ने भी कहा कि 100 से ज्यादा आतंकी अब कहीं ना कहीं घुसपैठ की फिराक में है। तो ये जम्मू से लेकर कश्मीर तक तमाम बॉर्डर एरियाज में मेजर चैलेंज रहेगा, जिसमें आज अखनूर के सुंगल समा इलाके में 2 से 3 संदिग्ध देखे गए। घर घर लोगों के जाकर ये सुरक्षा बल चेक कर रहे हैं और चेकिंग के बाद जो है पूरी जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है। बिल्कुल, देखिए ये लगातार जो संदिग्ध गतिविधियां हैं वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बनती जा रही हैं। गतिविधियां बिल्कुल संदिग्ध ही रह रही हैं और उसके बाद कोई आउटकम निकलकर सामने भी नहीं आ पा रहा है। तो इसके पीछे साफ तौर पर ये माना जा सकता है कि बहुत बड़े लेवल पर जो सपोर्ट है इन गतिविधियों को मिल रहा है। तो ये अखनूर में सुरक्षा बलों ने बड़ा अभियान चलाया, जहां पर 2 से 3 संदिग्ध देखे जाने की खबर है, और संदिग्ध देखने के बाद पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। समा इलाका है जहां पर सुरक्षा बल और पुलिस बल या जितने भी वहां पर जवान हैं, एसओजी हैं, संयुक्त रूप से इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं।
ताकि 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस जो मनाया जाना है उससे पहले कोई बड़ी गतिविधि ना हो या सुरक्षा में सेंध ना हो और कोई बड़ी घटना ना हो, इसको लेकर वहां पर तैयारियां नजर आ रही हैं। लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द सफलता मिल पाए। एक और बड़ी खबर, सज्जन कुमार को कोर्ट से राहत मिली है। ये इस वक्त की अहम खबर आ रही है। 1984 सिख दंगों के एक मामले में बरी किया गया है। देखिए, बहुत बड़ी अपडेट, सज्जन कुमार पर आरोप साबित नहीं हुए और उन्हें बरी कर दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया और बहुत बड़ा फैसला इस वक्त सामने आया है, जहां पर सज्जन सिंह को बरी कर दिया है। कोर्ट से राहत मिली है और 1984 में सिख दंगों से जुड़ा मामला जिसमें उन्हें बरी कर दिया है, कोई भी आरोप उन पर तय नहीं हुआ और उसके बाद सज्जन सिंह को एक बहुत बड़ी राहत राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से दी गई है। इस राहत के बाद अब क्या संकेत जा रहे हैं और क्या चीजें निकल कर आ रही हैं, ये बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा विषय भी रहेगा, चर्चा का विषय रहेगा। लेकिन 84 सिख दंगों के मामले में सज्जन कुमार को बरी कर दिया है, कोई भी आरोप उन पर साबित नहीं हुए हैं। तो बिल्कुल पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बरी कर दिया गया है और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के जो सिख विरोधी दंगे थे उस दौरान जनकपुरी और साथ ही साथ विकासपुरी में जो हिंसा हुई थी उस मामले में पूर्व कांग्रेस नेता को लगातार जो है इस वक्त सुनवाई चल रही थी और इसमें अब बरी जो है वो कर दिया गया है बाइज्जत। फिलहाल आपको बता दें कि स्पेशल जज दिग्विजय सिंह की अदालत ने ये फैसला सुनाया है जिसमें 2 लोगों की मौत भी हुई थी और ये मामला 2015 में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा दर्ज किया गया था और एफआईआर लगाई गई थी जिसमें लगातार सुनवाइयां हो रही थी, पेशी चल रही थी और आज बाइज्जत पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन सिंह को बरी कर दिया गया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। कहा, ट्रंप ने 71वीं बार युद्ध रुकवाने का दावा किया है, 2 दिन में 3 बार खुद को क्रेडिट दिया। कांग्रेस ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इस बीच पाकिस्तान युद्ध रुकवाने के दावे को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर तंज कसा है। देखिए, ट्रंप ने बुधवार को दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या WEF में एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने भारत पाक युद्ध को रुकवाया था। कांग्रेस ने कहा कि यह ट्रंप का 71वां दावा है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रंप के बयान का वीडियो भी शेयर किया, जिसके साथ लिखा, कल तक गिनती 70 थी और आज ये 71 हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की गिनती को कांग्रेस ने याद रखा है, लेकिन देश में जो देश की सरकार या देश के किसी बड़े मंत्री की तरफ से कहा जाता है तो वो गिनती कहीं शुमार नहीं है। ये याद रखना चाहिए कि दावोस में भारत का एक बड़ा भारतीय प्रतिनिधिमंडल मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहा कि उन्होंने मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को रोका था। दोनों देश न्यूक्लियर युद्ध के करीब पहुंच गए थे और हमने लाखों लोगों की जान बचाई है, जिसके बाद ये आंकड़ा 70 से 71 हो चुका है। और साथ ही साथ अब कांग्रेस तंज कसती हुई ट्रंप पर और साथ ही साथ इन दावों पर जो ट्रंप करते हैं नजर आ रही है। बिल्कुल, जयराम रमेश का जो एक्स पर पोस्ट है वो आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। उन्होंने क्या कुछ लिखा, 70 यस्टरडे काउंट किया गया है, लेकिन आज 71वां दावा किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप तो वैसे हर उगते हुए सूरज के साथ कोई ना कोई बड़ा बयान देते हैं, कोई ना कोई बड़ा दावा करते हैं, लेकिन क्या देश के विपक्ष को देश की सरकार से, देश की सेना से ज्यादा भरोसा डोनाल्ड ट्रंप पर है? ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। तो वहीं पर अब बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा पेश आया है। नंगाल में आपको बता दें कि यह सड़क हादसा पेश आया जहां बस और ट्रक की टक्कर हुई है। बस में आग लगने से 3 लोग जिंदा जले हैं और बस का टायर फटने से यह पूरा हादसा जो है पेश आया था। बिल्कुल, देखिए, ये आंध्र प्रदेश के नंद्याल जिले में सिरोविलामेट्टा के पास एक प्राइवेट बस और ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की मौत हुई है और बेहद दुखद शब्दों से हमें कहना पड़ रहा है कि 3 लोग जिंदा झुलसे। तस्वीरें आपके सामने, ये डबल स्टोरी बस है जिसमें आग लगने का मामला सामने आया है। हादसा नंगाल जिले के सिरोविलामेट्टा के पास हुआ है जब एक प्राइवेट बस का टायर फट गया, जिससे वह सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई और उस पर भीषण आग लग गई। देखिए, घटना के समय बस में करीब 36 यात्री सवार थे और पुलिस के मुताबिक मरने वालों में बस ड्राइवर भी शामिल है, ट्रक ड्राइवर भी शामिल है और क्लीनर भी शामिल है और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि 8 को मामूली चोटें आई हैं और उनका इलाज जारी है। लेकिन रूपाली, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो बसों में आग लगने का मामला है वो निरंतर पिछले 1 या 1.5 साल में देखा गया है। निरंतर, आपको याद होगा हैदराबाद में कितना बड़ा हादसा हुआ था
और करीब करीब 28 से 29 लोग जिंदा जल गए। बहुत बड़ा हादसा जयपुर में हादसा हुआ, जिसमें 17 से 18 लोग जिंदा वहां पर जले थे, उनकी मौतें हुई थी। उसके अलावा और भी कई जगहों पर ऐसे हादसे सामने आए, इन पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। क्या वजहें रही? अगर टायर फटा तो फटने के बाद क्या उसके पास वो इक्विपमेंट नहीं थे जिससे आग को बुझाया जा सके, या तमाम चीजें जो भी होती हैं आग के बुझाने के पैरामीटर्स होते हैं। तो ये बड़ा सवाल कि आखिर ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा। स्लीपर बसेस रहती हैं, इसमें रात के समय में जब ये सवारी वहां पर बैठे होते हैं तो कहीं ना कहीं नींद में होते हैं तो ऐसे में जब हादसा होता है तो हादसे के बाद बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है वहां से निकलना, जान बचाना। हालांकि अभी जो 3 की मौत हुई है उसमें बस और ट्रक का जो ड्राइवर है वो शामिल है, और बस का क्लीनर भी बताया जा रहा है जिसकी इसमें मौत हुई है, जो जिंदा जले। बिल्कुल, ये बेहद ही दुखद है जिस तरीके से बस में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ये बड़े एक्सीडेंट्स आए दिन पेश आ रहे हैं। और अब यहाँ पर आप देखिए कि जब कुछ दिन पहले हैदराबाद में जिस तरीके से शीतल ने बताया हादसा पेश आया था, उसके बाद कई बसों को लेकर संज्ञान भी लिया गया। बहुत से ऐसे इक्विपमेंट्स थे जो इसमें इंस्टॉल किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी बस का टायर फटना और तमाम चीज़ें, ये भी कहीं ना कहीं चीज़ें देखनी होंगी कि अगर कोई स्लीपर बस रात के टाइम लंबे सफ़र के लिए ट्रैवल करने निकल रही है तो पहले उसकी जांच पूरे तरीके से की जाए, उसके बाद ही ट्रैवल किया जाए। क्योंकि कई लोगों की जान अब इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना पॉसिबल नहीं है, जिसके चलते लोग जो है इस हादसे का शिकार हो रहे हैं। अब आप देखिए 3 लोग, बेशक चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, बस ड्राइवर हो या क्लीनर हो, उनकी मौत हो गई है तो कई सारे घायल भी हुए हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर अब कहीं ना कहीं ध्यान जरूर देना होगा। चलिए, न्यूज रूम लाइव में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता। नमस्कार।